हेलो बच्चों, वेलकम बैक टू माय चैनल। आई होप आप सभी लोग अच्छे और स्वस्थ होंगे। तो स्टूडेंट, आज हम डिस्कस करेंगे उत्तराखंडी लेक्चरर केमिस्ट्री पेपर 2021, जो पेपर हमारा 2021 में हुआ था 28 अक्टूबर को। उसमें उसको आज हम डिस्कस करेंगे, जिसमें आज हम 1 to 10 क्वेश्चन डिस्कस करेंगे। 1 से 10 तक क्वेश्चन डिस्कस करेंगे। आप सभी लोग लेक्चर के एंड तक बने रहें, क्योंकि आपको इस सीरीज में कुछ ना कुछ सीखने को अवश्य मिलेगा। और यह सीरीज प्रवक्ता को टारगेट करते हुए बनाई गई है, और यह सीरीज हमारे नीट एग्ज़ाम, जेई एग्ज़ाम और उत्तराखंड एलटी एग्ज़ाम, जो अभी नवंबर में एलटी के पोस्ट आने वाले हैं, उन सभी के लिए भी यह महत्वपूर्ण सीरीज है। और एनवीएस, केवीएस और ईएमआरएस और अदर स्टेट कंपटीशन एग्ज़ाम, जो भी हमारे कंपटीशन एग्ज़ाम होते हैं, पीजीटी और टीजीटी, उन सभी के लिए यह सीरीज मोस्ट इम्पोर्टेंट है। तो अगर आप चैनल पे नहीं हो तो चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें, चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें। तो स्टूडेंट, इससे लास्ट वाले वीडियो में हमने 2018 के क्वेश्चन को डिस्कस किया था। अगर किसी ने अभी तक नहीं देखा तो आप सभी लोग प्ले लिस्ट में जाकर उन क्वेश्चनों के सॉल्यूशन को ध्यानपूर्वक देखें। और स्टूडेंट, जो कि मैं बार बार कहता हूँ कि आप सभी लोग पेन और कॉपी लेके बैठें, और जो जो मैं मेन पॉइंट बताता हूँ उनको आप अलग से कॉपी में नोट करते जाइए। तो आइए डिस्कस करते हैं आज के फर्स्ट क्वेश्चन से। फर्स्ट क्वेश्चन है हमारा, द रिएजेंट यूज टू डिस्टिंग्विश बिटवीन ग्लूकोज एंड सुक्रोज। हमको इसमें बताना है कि हम ग्लूकोज और सुक्रोज को कौन से रिएजेंट से डिफ्रेंशिएट कर सकते हैं, कौन से रिएजेंट से डिफ्रेंशिएट कर सकते हैं। फर्स्ट है हमारा इसमें मॉलिस रिएजेंट। मॉलिस रिएजेंट का यूज हम कार्बोहाइड्रेट के टेस्ट के लिए करते हैं। मॉलिस रिएजेंट का यूज हम कार्बोहाइड्रेट के टेस्ट के लिए करते हैं। और दूसरा हमारा फेलिंग सॉल्यूशन। जो फेलिंग सॉल्यूशन होता है उसका यूज हम एल्डिहाइड और कीटोन को डिफ्रेंशिएट करने के लिए यूज़ करते हैं। उसके बाद कंसनट्रेट H2SO4 ये रिएजेंट है। और उसके बाद हमारा लास्ट में आयोडीन सॉल्यूशन। आयोडीन सॉल्यूशन का यूज हम स्टार्च के टेस्ट के लिए करते हैं, स्टार्च के टेस्ट के लिए करते हैं। तो आइए सबसे पहले डिस्कस करते हैं मॉलिस रिएजेंट क्या होता है। मॉलिस रिएजेंट देखो, मॉलिस रिएजेंट होता है हमारा अल्फा नेफ्थॉल। जब हम अल्फा नेफ्थॉल में एथेनॉल को मिलाते हैं, तो हमें ऑप्टेंट होता है मॉलिस रिएजेंट, जिसका स्ट्रक्चर होता है हमारा नेफ्थॉल। आप सभी लोग इनको नोट करिए, इसको बोलते हैं अल्फा नेफ्थॉल। जब हम इसमें C2H5OH यानी अल्कोहल मिलाते हैं तो हमें ऑप्टेंट होता है मॉलिस रिएजेंट। तो मॉलिस मॉलिस रिएजेंट, तो मॉलिस टेस्ट क्या होता है देखो, जब हम टेस्ट सॉल्यूशन में क्या लेंगे हम, क्योंकि जो मॉलिस रिएजेंट है वो कार्बोहाइड्रेट के लिए यूज होता है। जब हम टेस्ट सॉल्यूशन में कार्बोहाइड्रेट लेंगे, और उसमें जब हम टेस्ट सॉल्यूशन में कार्बोहाइड्रेट और मॉलिस रिएजेंट को मिक्स करेंगे, एक टेस्ट ट्यूब में लेंगे। उसके बाद हम उसमें स्लोली ऐड करेंगे कंसनट्रेट H2SO4। जब उसमें स्लोली ऐड करेंगे तो सॉल्यूशन तो मॉलिस रिएजेंट और जो टेस्ट सॉल्यूशन है यानी कार्बोहाइड्रेट, उसके बीच हमारा एक पर्पल कलर का पर्पल कलर की रिंग ऑप्टेंड हो जाती है। वहाँ पे पर्पल कलर की रिंग ऑप्टेंड हो जाती है, जो वह इंडिकेट करते हैं कि उस कंपाउंड में कार्बोहाइड्रेट प्रेजेंट है। तो मॉलिस रिएजेंट का यूज़ किसके लिए करते हैं हम? मॉलिस रिएजेंट का यूज़ करते हैं हम कार्बोहाइड्रेट के लिए, जो कि हमारे ग्लूकोज हो गया, फ्रुक्टोज, सुक्रोज, वो सभी मॉलिस रिएजेंट का टेस्ट देते हैं। दूसरा हमारा फेलिंग सॉल्यूशन। फेलिंग सॉल्यूशन क्या होता है देखो, फेलिंग सॉल्यूशन का यूज हम जब हम एलिफेटिक एल्डिहाइड के लिए करते हैं, क्योंकि जब हम फेरिक सॉल्यूशन का रिएक्शन एलिफेटिक एल्डिहाइड के साथ करते हैं तो इसको कन्वर्ट करता है एसिड में। और फेरिक सॉल्यूशन एरोमेटिक एल्डिहाइड के साथ रिएक्शन नहीं देता, और कीटोन के साथ भी ये रिएक्शन नहीं देता है, और एरोमेटिक एल्डिहाइड के साथ भी रिएक्शन नहीं देता है। तो फेलिंग सॉल्यूशन का यूज हम किसके लिए यूज़ करते हैं? फेलिंग सॉल्यूशन का यूज हम करते हैं एल्डिहाइड और कीटोन को डिफ्रेंशिएट करने के लिए। फेलिंग सॉल्यूशन होता है क्या, यहाँ पे देखो, फेलिंग सॉल्यूशन हमारे दो कंपोनेंट होते हैं। एक तो होता है हमारा फेलिंग सॉल्यूशन ए, जिसको बोलते हैं हम एक्वस कॉपर सल्फेट।
5H2, CuSO4 एंड 5H2, ये तो हो गया हमारा फैलिंग सॉल्यूशन फर्स्ट। एंड सेकंड होता है हमारा फैलिंग सॉल्यूशन बी, इसमें होता है हमारा सोडियम पोटेशियम टार्ट्रेट। सोडियम पोटेशियम टार्ट्रेट को बोलते हैं हम फैलिंग सॉल्यूशन बी। इसका एक कॉमन नेम होता है जिसको बोलते हैं हम रोचेल सॉल्ट, जिसको बोलते हैं हम रोचेल सॉल्ट। फैलिंग सॉल्यूशन बी को बोलते हैं हम रोचेल सॉल्ट। इसका स्ट्रक्चर क्या होता है देखो, सोडियम पोटेशियम टार्ट्रेट का, आप मॉलिश रिएजेंट को मैं यहाँ पे रब कर देता हूँ। तो फैलिंग सॉल्यूशन बी का स्ट्रक्चर होता है हमारा CONA, CHOH, CHOH एंड COOK। इसको बोलते हैं हम सोडियम पोटेशियम टार्ट्रेट, इसको बोलते हैं हम सोडियम पोटेशियम टार्ट्रेट। और फैलिंग सॉल्यूशन ए और फैलिंग सॉल्यूशन बी दोनों मिलकर क्या देते हैं हमको, फैलिंग 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 रिएजेंट। और फैलिंग रिएजेंट का यूज हम किसके लिए यूज़ करते हैं, फैलिंग रिएजेंट का यूज करते हैं हम एल्डिहाइड और कीटोन को डिफ्रेंशिएट करने के लिए। जो एलिफेटिक एल्डिहाइड होते हैं, एलिफेटिक एल्डिहाइड के साथ जो फैलिंग सॉल्यूशन होता है वो कार्बोक्सिलिक एसिड देता है, और जो एरोमेटिक एल्डिहाइड और कीटोन होते हैं उनके साथ ये रिएक्शन नहीं देता है। इसमें क्या होता है देखो, जो कॉपर सल्फेट होता है इसका ब्लू कलर होता है स्टार्टिंग में, इसका कैसा होता है हमारा ब्लू कलर होता है। जैसे हम इसमें सोडियम पोटेशियम टार्ट्रेट मिलाते हैं तो इसका कलर हो जाता है हमारा डीप ब्लू कलर। और जब हम इसमें डीप ब्लू कलर में, यानी इसमें फैलिंग सॉल्यूशन में एल्डिहाइड मिला देते हैं, जब हम इसमें एलिफेटिक एल्डिहाइड मिलाते हैं तो इसका कलर हो जाता है हमारा, इसका कलर हो जाता है हमारा रेड ब्राउन। इसका कलर कैसा हो जाता है हमारा रेड ब्राउन, जो हमें पीपीटी के फॉर्म में ऑब्टेंड हो जाता है। जो हमें पीपीटी के फॉर्म में ऑब्टेंड होता है उसका कलर कैसा होता है हमें रेड ब्राउन। तो यहाँ पे क्या होता है हमारा कलर चेंज हो जाता है। और जब हम इसको एरोमेटिक एल्डिहाइड के साथ मिक्स करते हैं फैलिंग सॉल्यूशन को, तो वहाँ पे कोई रिएक्शन नहीं होती है, और वैसे ही कीटोन के साथ भी कोई रिएक्शन नहीं होती। उसके बाद है हमारा आयोडीन सॉल्यूशन। आयोडीन सॉल्यूशन का यूज हम स्टार्च के लिए करते हैं, इसका यूज हम स्टार्च के लिए यूज़ करते हैं। जैसे आप कभी आलू काटोगे उसमें स्टार्च की कुछ बूंदें डालोगे तो उसका कलर हो जाता है ब्लू कलर। कभी चेक करना, जब आप आलू को काटोगे उसमें स्टार्च की कुछ बूंदे को डालोगे तो उसका कलर हो जाएगा हमारा ब्लू कलर। तो वो डिनोट करेगा हमारा स्टार्च, स्टार्च डिनोट करेगा कि उसमें कार्बोहाइड्रेट प्रेजेंट है। तो हमसे क्वेश्चन पूछ रहा है द रिएजेंट यूज टू डिस्टिंग्विश बिटवीन ग्लूकोज एंड सुक्रोज। जो ग्लूकोज है उसमें होता है हमारा अल्डिहाइड ग्रुप, जो ग्लूकोज है उसमें होता है हमारा अल्डिहाइड ग्रुप। ग्लूकोज में होता है हमारा अल्डिहाइड ग्रुप, ग्लूकोज में होता है हमारा अल्डिहाइड ग्रुप। और जो सुक्रोज है ये दो ये दो मोनो ये दो मोनोसेक्राइड से मिलकर बना होता है। एक तो होता है हमारा ग्लूकोज और दूसरा होता है हमारा फ्रैक्टोज। और जो ग्लूकोज है उसमें तो होता है हमारा अल्डिहाइड ग्रुप, यानी अल्डिहाइड ग्रुप उसमें प्रेजेंट है तो वो फैलिंग सॉल्यूशन को देगा। और जो फ्रुक्टोज है, फ्रुक्टोज में क्या होता है हमारा कीटो ग्रुप होता है, फ्रुक्टोज में होता है हमारा कीटो ग्रुप। तो कीटो ग्रुप यानी कीटोन फैलिंग सॉल्यूशन टेस्ट नहीं देते हैं, फैलिंग सॉल्यूशन टेस्ट नहीं देते हैं। तो इसका ऑप्शन रहेगा हमारा ऑप्शन नंबर बी, क्या इसका राइट आंसर, ऑप्शन नंबर बी इसका राइट आंसर। ठीक है, आइए अगला क्वेश्चन डिस्कस करते हैं। अगला क्वेश्चन है हमारा कार्बाइल एमीन रिएक्शन इज गिवन बाय। कार्बाइल एमीन रिएक्शन किसके द्वारा दी जाती है। कार्बाइल एमीन रिएक्शन एक टेस्ट होता है जिसका यूज हम प्राइमरी एमीन के लिए करते हैं, जिसका यूज हम प्राइमरी एमीन के लिए करते हैं। इस रिएक्शन को हम आइसोसाइनाइड टेस्ट भी कहते हैं, इस रिएक्शन को हम आइसोसाइनाइड टेस्ट भी कहते हैं, क्योंकि यहाँ पे साइनाइड ऑब्टेंड होता है, यहाँ पे साइनाइड ऑब्टेंड होता है जो जिसकी फॉल स्मेल होती है, यानी बहुत ही बदबूदार स्मेल होती है, उसको बोलते हैं आइसोसाइनाइड टेस्ट। और इसका यूज हम कार्बिल एमीन रिएक्शन का यूज हम ओनली प्राइमरी एमीन के लिए ही करते हैं। इसकी रिएक्शन क्या होती है देखो, जब हम एमीन की रिएक्शन क्लोरोफॉर्म के साथ करते हैं इन द प्रेजेंस ऑफ पोटेशियम हाइड्रोक्साइड, तो यहाँ पे हमें ऑब्टेंड होता है आइसोसाइनाइड टेस्ट, RNC, इसको बोलते हैं हम साइनाइड, आइसोसाइनाइड टेस्ट प्लस 3 KCl प्लस 3H2O। तो यहाँ पे हमें ऑब्टेंड होता है आइसोसाइनाइड, इसीलिए हम इस रिएक्शन को बोलते हैं आइसोसाइनाइड टेस्ट। और कभी कभी क्वेश्चन में पूछ देता है
कि जब हम इसमें जो KOH है इसके कितने मोल यूज़ करते हैं, यहाँ पे आंसर आता है हमारा 3, यहाँ पे हम इसके 3 मोल यूज़ करते हैं, ठीक है। तो कार्बल एमीन रिएक्शन किसके द्वारा दिया जाता है, ओनली प्राइमरी एमीन के द्वारा, ओनली प्राइमरी एमीन के द्वारा ही ये कार्बल एमीन रिएक्शन दी जाती है। आइए अगला रिएक्शन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है हमारा, द डेफिशिएंसी ऑफ विटामिन ए रिजल्ट इनटू, विटामिन ए की कमी से कौन सा रोग होता है। तो हम जानते हैं कि विटामिन ए की कमी से नाइट ब्लाइंडनेस होता है, यानी आंखों में कमी हो जाती है, उसको बोलते हैं हम नाइट ब्लाइंडनेस। विटामिन ए की कमी से क्या हमारा नाइट ब्लाइंडनेस। और रिकेट्स किसकी कमी से होता है, रिकेट्स होता है हमारा विटामिन डी की कमी से। और बेरी बेरी किसकी कमी से होता है, बेरी बेरी होता है हमारा विटामिन बी की कमी से। विटामिन बी में भी ये B1 की कमी से होता है, विटामिन बी में भी ये B1 की कमी से होता है, जिसको बोलते हैं हम थायमीन। विटामिन B1 को बोलते हैं हम थायमीन। आइए अब अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है हमारा, द रिएक्टिविटी ऑफ अल्कोहल टुवार्ड सोडियम डिक्रीजेज। जब हम अल्कोहल की रिएक्शन सोडियम के साथ करते हैं तो उसमें डिक्रीजिंग का क्या ऑर्डर रहता है। यहाँ पे देखो, अल्कोहल, जब हम अल्कोहल की रिएक्शन सोडियम के साथ करते हैं तो यहाँ पे हमें ऑप्टेंड होता है अल्कोक्साइड, सोडियम अल्कोक्साइड। और यहाँ पे एक गैस रिलीज होती है, हाइड्रोजन गैस। यहाँ पे क्या रिलीज होती है, हाइड्रोजन गैस। तो यहाँ पे देखो, ऑक्सीजन पे होता है हमारा नेगेटिव चार्ज और ऑक्सीजन पे होता है हमारा नेगेटिव चार्ज। तो ये एसिड की तरह बेस करता है और एसिड की तरह बिहेव करेगा, और जो मेटल है वो बेस की तरह बिहेव करेगा। तो यहाँ पे ऑक्सीजन पे नेगेटिव चार्ज है। अगर ऑक्सीजन पे नेगेटिव चार्ज है तो हम यहाँ पे जितना ज़्यादा बल्कि ग्रुप लगाएंगे उसकी रिएक्टिविटी क्या होगी, उतनी डिक्रीज हो जाएगी। वो क्या करेंगे, जो बल्कि ग्रुप हो जाएंगे जैसे O R R R, ये बल्कि ग्रुप क्या करेंगे, इसमें इलेक्ट्रॉन को डोनेट करेंगे, इसमें इलेक्ट्रॉन को डोनेट करेंगे। तो इसमें इलेक्ट्रॉन को डोनेट करेंगे तो इसकी स्टेबिलिटी क्या होगी, हमारी डिक्रीज हो जाएगी। पहले से उसमें इलेक्ट्रॉन है और वो क्या कर रहे हैं, उसमें इलेक्ट्रॉन और बढ़ा रहे हैं, तो उसकी क्या होगी, उसकी स्टेबिलिटी डिक्रीज हो रही है। तो यहाँ पे जितना ज़्यादा स्टेरिक हिंडेंस होगा, जितना ज़्यादा हमारा स्टेरिक हिंडेंस होगा उतनी कम उसकी क्या होगी, रेट ऑफ रिएक्शन होगी, उतनी कम उसकी रेट ऑफ रिएक्शन होगी। तो प्राइमरी अल्कोहल होता है हमारा CH2OH, ये हमारा प्राइमरी अल्कोहल। उसके बाद सेकेंडरी अल्कोहल होता है हमारा, देखो CH3OH, ये हमारा सेकेंडरी अल्कोहल। और टर्सरी अल्कोहल होता है हमारा CH3C CH3OH। जब हमारा OH ग्रुप जब हमारा OH ग्रुप से कनेक्टेड कार्बन डायरेक्ट एक कार्बन से अटैच्ड होता है तो उसको बोलते हैं 1 डिग्री अल्कोहल। और उस अल्कोहल को बोलते हैं 1 डिग्री अल्कोहल। और जब OH ग्रुप से कनेक्टेड कार्बन अगर 2 कार्बन से अटैच्ड है, ये वाला कार्बन अगर 2 कार्बन से अटैच्ड है तो उसको बोलते हैं 2 डिग्री कार्बन, और इस अल्कोहल को बोलेंगे हम 2 डिग्री अल्कोहल। और जब OH ग्रुप से कनेक्टेड कार्बन, ये वाला कार्बन अगर 3 कार्बन से अटैच्ड है तो उसको बोलते हैं हम टर्सरी कार्बन, और जो इससे OH ग्रुप जुड़ा है उसको बोलते हैं हम टर्सरी अल्कोहल। तो यहाँ पे देखो, सबसे ज़्यादा बल्कि ग्रुप यहाँ पे है, यहाँ पे 3 बल्कि ग्रुप है। और सेकेंडरी अल्कोहल में भी 2 बल्कि ग्रुप है, सेकेंडरी अल्कोहल में भी 2 बल्कि ग्रुप प्रेजेंट है। और जो प्राइमरी अल्कोहल है उसमें ओनली 1 बल्कि ग्रुप प्रेजेंट है। तो जितना ज़्यादा बल्कि ग्रुप होगा रेट ऑफ रिएक्शन उतनी कम होगी। तो सबसे ज़्यादा रेट ऑफ रिएक्शन किस में होगा, हमारा 1 डिग्री में। उसके बाद किस में होगा, हमारा 2 डिग्री में। उसके बाद 3 डिग्री में, क्योंकि 1 डिग्री में स्टेरिक हिंडेंस बहुत कम है और रेट ऑफ रिएक्शन को इंक्रीज करेगा। और 2 डिग्री में 2 बल्कि ग्रुप है और 3 डिग्री में 3 बल्कि ग्रुप है, और रेट को क्या करेंगे, डिक्रीज कर जाएंगे। तो यहाँ पे हमारा कौन सा ऑर्डर सही है, ऑप्शन नंबर ए। ऑप्शन नंबर ए क्या है इसका राइट आंसर। आइए अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है हमारा, आउट ऑफ द फॉलोइंग कंपाउंड आइडेंटिफाई विच वन इज नॉन एरोमेटिक। हमको बताना है कि जो हमको 4 ऑप्शन दिए हैं इसमें से कौन सा नॉन एरोमेटिक है। सबसे पहले देखेंगे हम एरोमेटिक के लिए क्या कंडीशन होती है। जो भी कंपाउंड एरोमेटिक होगा उसके लिए कुछ कंडीशन होती है। सबसे पहले कंपाउंड साइक्लिक होना चाहिए, यानी वो एक साइकिल के टर्म में होना चाहिए। और साइकिल यानी कंपाउंड क्लोज्ड होना चाहिए, ठीक है। और उसके बाद प्लेनर होना चाहिए और उसमें कॉन्जुगेशन होना चाहिए, यानी उसमें रेजोनेंस कम्प्लीटली होना चाहिए। जैसे यहाँ पे क्या हमारा रेजोनेंस, इसमें क्या हमारा कंप्लीट है, रेजोनेंस इसमें क्या हमारा कंप्लीट है। और प्लेनर होना चाहिए, प्लेनर मीन्स कार्बन और कार्बन के बीच sp2 हाइब्रिडाइजेशन होना चाहिए, या sp हाइब्रिडाइजेशन होगा तो वही हमारा एरोमेटिसिटी को शो करेगा।
तो यहाँ पे देखो हर कार्बन एटम में क्या होता है हमारा sp2 हाइब्रिडाइजेशन होता है। तो ये वाला कंपाउंड हमारा क्या है, जैसे फर्स्ट ही ऑप्शन है देखो ये हमारा एरोमेटिक है, क्योंकि यहाँ पे देखो कंपाउंड सबसे पहले साइक्लिक भी है, हाँ उसके बाद प्लेनर भी है, उसके बाद प्लेनर भी है, यहाँ पे सब कार्बन के एटम में क्या है sp2 हाइब्रिडाइजेशन है, और कॉन्जुगेशन भी है। यहाँ पे देखो लगातार कॉन्जुगेशन हो रहा है, यहाँ पे लगातार कॉन्जुगेशन हो रहा है। कॉन्जुगेशन में जो मूवमेंट ऑफ इलेक्ट्रॉन, मूवमेंट ऑफ पाई इलेक्ट्रॉन, मूवमेंट ऑफ पाई इलेक्ट्रॉन। और जो एरोमेटिक होता है उसमें एक रूल फॉलो होता है जिसको बोलते हैं हम हकल रूल। उसका फॉर्मूला होता है हमारा 4n+2 पाई इलेक्ट्रॉन। और जो एरोमेटिक है उसकी एक ट्रिक ये होती है कि उसमें जो रिंग के अंदर बॉन्ड होते हैं, उसमें जो रिंग के अंदर पाई बॉन्ड होते हैं वो ऑड नंबर में होते हैं, वो ऑड नंबर में होते हैं। और जो एंटी एरोमेटिक होते हैं, जो एंटी एरोमेटिक होते हैं उसमें जो रिंग के अंदर पाई बॉन्ड होते हैं वो इवन नंबर में होते हैं। और जो ये तो था हमारा एरोमेटिक के लिए हकल रूल 4n+2 पाई इलेक्ट्रॉन, ये हो गया हमारा एरोमेटिक के लिए हकल रूल। और जो एंटी एरोमेटिक होता है इसके लिए रूल होता है हमारा 4n × पाई इलेक्ट्रॉन, 4n × पाई इलेक्ट्रॉन। और जो नॉन एरोमेटिक होता है उसमें कंपाउंड साइक्लिक प्लेनर और नॉन साइक्लिक प्लेनर और कॉन्जुगेशन में अगर इन तीनों में से कोई भी एक कंडीशन को फॉलो नहीं करेगा तो वो हमारा नॉन एरोमेटिक होगा। तो यहाँ पे देखो फर्स्ट कंपाउंड क्या हमारा एरोमेटिक है, क्योंकि यहाँ पे नंबर ऑफ पाई बॉन्ड कितने हमारे 3, और सेकंड भी हमारा एरोमेटिक है, सेकंड भी क्या हमारा एरोमेटिक है। यहाँ पे क्या हो रहा है हमारा कंप्लीट कॉन्जुगेशन हो रहा है। और थर्ड वाला भी हमारा एरोमेटिक है। और फोर्थ में देखो यहाँ पे कॉन्जुगेशन यहाँ से यहाँ तो लगातार हो रहा है, बट यहाँ पे क्या हो रहा है हमारा, यहाँ पे हमारा कॉन्जुगेशन, बट इस पॉइंट पे देखो यहाँ पे कॉन्जुगेशन नहीं हो रहा है। यहाँ पे जो हाइब्रिडाइजेशन हमारा वो है हमारा sp3। तो कंडीशन क्या थी हमारी, जो हाइब्रिडाइजेशन होना चाहिए sp2 और sp का हाइब्रिडाइजेशन होना चाहिए था, बट यहाँ पे हाइब्रिडाइजेशन हमारा sp3। तो ये वाला कंपाउंड हमारा नॉन एरोमेटिक है। और कभी कभी इनकी स्टेबिलिटी का ऑर्डर पूछ देता है, सबसे ज़्यादा स्टेबल होता है हमारा एरोमेटिक कंपाउंड, उसके बाद होता है हमारा नॉन एरोमेटिक कंपाउंड, और लास्ट में होता है हमारा एंटी एरोमेटिक कंपाउंड। इसको आप नोट कर लीजिए। और अगला क्वेश्चन हमारा क्वेश्चन नंबर 6 हमसे पूछ रहा है विच ऑफ द फॉलोइंग विल नॉट गिव ए पॉजिटिव टेस्ट विद बेनेडिक्ट रिएजेंट। बेनेडिक्ट रिएजेंट के साथ कौन सा सॉल्यूशन पॉजिटिव टेस्ट नहीं देगा। हमको यहाँ पे 4 कार्बोहाइड्रेट दिए हैं, अरेबिनोज, ग्लैक्टोज, फ्रुक्टोज एंड अमाइलोज। तो बेनेडिक्ट रिएजेंट क्या होता है, जैसे अभी हमने फेलिंग सॉल्यूशन पढ़ा, ये भी सेम फेलिंग सॉल्यूशन की तरह होता है। इसमें भी 2 कंपोनेंट होते हैं। एक होता है हमारा कंपोनेंट ए जो होता है हमारा एक्वस कॉपर सल्फेट, यानी एक्वस CuSO4 5H2, ये हो गया हमारा सॉल्यूशन ए। एक होता है इसमें सॉल्यूशन बी, जैसे हमारा फेलिंग सॉल्यूशन में सॉल्यूशन बी था सोडियम पोटेशियम टार्ट्रेट, और यहाँ पे होता है हमारा बेनेडिक्ट में ये होता है हमारा सोडियम पोटेशियम सिट्रेट, यहाँ पे होता है हमारा सोडियम पोटेशियम सिट्रेट। तो फेलिंग सॉल्यूशन, तो बेनेडिक्ट रिएजेंट में ए सॉल्यूशन क्या है हमारा कॉपर सल्फेट सॉल्यूशन, और बी सॉल्यूशन क्या है हमारा सोडियम पोटेशियम सिट्रेट। और बेनेडिक्ट रिएजेंट का यूज हम रिड्यूसिंग एजेंट के लिए करते हैं, रिड्यूसिंग शुगर के लिए करते हैं। रिड्यूसिंग शुगर क्या होते हैं, जो टॉलरेंट रिएजेंट और फेलिंग सॉल्यूशन के साथ पॉजिटिव टेस्ट देते हैं, जो टॉलरेंट रिएजेंट और फेलिंग सॉल्यूशन के साथ पॉजिटिव टेस्ट देते हैं उनको बोलते हैं हम रिड्यूसिंग शुगर, यानी रिड्यूसिंग शुगर। और जितने भी हमारे ग्लूकोज हैं और फ्रुक्टोज, और जितने भी हमारे सभी मोनोसेकेराइड होते हैं, जैसे ग्लूकोज, फ्रुक्टोज, माल्टोज और गलेक्टोज, ये सभी हमारे रिड्यूसिंग एजेंट होते हैं। ये सभी हमारे रिड्यूसिंग एजेंट यानी रिड्यूसिंग शुगर होते हैं। ये सभी हमारे रिड्यूसिंग शुगर होते हैं। और जो भी हमारे डाइसेकेराइड में जैसे लैक्टोज हो गया, माल्टोज हो गया, ये भी हमारे रिड्यूसिंग शुगर होते हैं। और जो डाइसेकेराइड होता है उसमें ओनली जो हमारा सुक्रोज होता है वो नॉन रिड्यूसिंग शुगर होता है, और
जितने भी हमारे पॉलीसेकेराइड होते हैं, जैसे स्टार्च हो गया, जैसे स्टार्च हो गया और ग्लाइकोजन हो गया और सेलुलोज हो गया, ये सभी हमारे नॉन रिड्यूसिंग शुगर होते हैं। ये सभी हमारे नॉन रिड्यूसिंग शुगर होते हैं, क्योंकि ये टॉलिंग रिएजेंट और फैलिंग सॉल्यूशन के साथ कोई सॉल्यूशन नहीं, पॉजिटिव टेस्ट नहीं देते, वहाँ पे क्या देते हैं, नेगेटिव टेस्ट देते हैं। तो जो अरेबिनोज है ये हमारा ग्लूकोज से आता है, और जो गलेक्टोज भी ग्लूकोज से, और फ्रुक्टोज ये भी क्या हमारे सब मोनोसेक्राइड है, ये सब क्या हमारे मोनोसेक्राइड है। तो ये सब बेनेडिक्टिव रिएजेंट के साथ सॉल्यूशन देंगे। और जो अमाइलोज है ये स्टार्च का कंपोनेंट है, अमाइलोज स्टार्च का कंपोनेंट है। जो स्टार्च है इसमें टू कंपोनेंट होते हैं, एक तो होता है हमारा अमाइलोज, दूसरा होता है हमारा अमाइलोज पैक्टिन। एक तो हमारा अमाइलोज, दूसरा हमारा अमाइलो पैक्टिन। तो यहाँ पे देखो, जो स्टार्च होता है वो स्टार्च नॉन रिड्यूसिंग एजेंट होता है, स्टार्च नॉन रिड्यूसिंग शुगर होता है। तो वो बेनेडिक्टिव रिएजेंट नहीं देगा। तो ऑप्शन नंबर कौन सा हमारा, ऑप्शन नंबर डी। बट आयोग ने इसका आंसर बी दिया था, और लास्ट में इसमें ऑब्जेक्शन लगाया था, तो सबका आंसर फिर उसने आंसर इसका डी ही दिया था। ठीक है, तो आंसर क्या है इसका, ऑप्शन नंबर डी। अमाइलोज किसका कंपोनेंट है, स्टार्च का। स्टार्च के टू कंपोनेंट होते हैं, एक होता है हमारा अमाइलो, दूसरा होता है अमाइलो पैक्टेन। और डिटेल में डिस्कस में बाद में करेंगे। अगला क्वेश्चन है हमारा, कन्वर्जन ऑफ फिनॉल टू सैलिसिलिक एल्डिहाइड। कन्वर्जन ऑफ फिनॉल टू सैलिसिलिक एल्डिहाइड इज डन बाय विच ऑफ द फॉलोइंग रिएक्शन। हमको बताना, जब हम फिनॉल को सैलिसिलिक एल्डिहाइड में कन्वर्ट करते हैं तो उस रिएक्शन को हम क्या बोलते हैं। यहाँ पे देखो, ये हमारा फिनॉल, ये मोस्ट इंपॉर्टेंट रिएक्शन है फिनॉल की। जब हम फिनॉल की रिएक्शन क्लोरोफॉर्म के साथ करते हैं इन द प्रेजेंस ऑफ एक्वस पोटेशियम हाइड्रोक्साइड, तो यहाँ पे हमें ऑप्टेंड होता है फिनॉल। फिनॉल के आर्थो पोजिशन में सी एच ओ ऑप्टेंड होता है, जिसको बोलते हैं हम सैलिसिलिक एल्डिहाइड, जिसको बोलते हैं हम सैलिसिलिक एल्डिहाइड। तो यहाँ पे जब हमने फिनॉल को सैलिसिलिक एल्डिहाइड में कन्वर्ट किया, सैलिसिलिक एल्डिहाइड में कन्वर्ट किया, तो उस रिएक्शन को बोलते हैं हम रायमर टीमर रिएक्शन। उस रिएक्शन को बोलते हैं हम रायमर टीमर रिएक्शन, यानी RTR रिएक्शन। ठीक, आइए अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है हमारा, विच ऑफ द फॉलोइंग इज प्रेजेंट इन पॉपी सीड। पॉपी सीड क्या होता है, पॉपी सीड एक फ्लावर से ऑब्टेंड होता है। पॉपी सीड एक फ्लावर से ऑब्टेंड होता है, जिसको बोलते हैं हम, जिसको बोलते हैं ओपियम, OPIUM, ओपियम पॉपी, जिसको बोलते हैं ओपियम पॉपी। या इसका एक कॉमन नेम होता है जिसको बोलते हैं हम पेपावर, PAPA पेपावर सोमनीफेरस, सोमनीफेरम, सोमनीफेरम। जो पॉपी सीड है इसको हम ओपियम पॉपी से ओपियम पॉपी से ऑब्टेंड करते हैं, जिसका कॉमन नेम होता है हमारा पेपावर सोमनीफेरम। और जो ये पॉपी सीड होता है ये बीटा टेस्टिंग का होता है, ये बीटा टेस्टिंग का होता है। तो इसके सीड को हम कहाँ से ऑब्टेंड करते हैं, इसके सीड को हम ऑब्टेंड करते हैं पॉपी प्लांट से। इसके सीड को हम ऑब्टेंड करते हैं पॉपी प्लांट से। और जो पॉपी सीड है इसको कॉमन नेम वो बोलते हैं इसका हिंदी में खसखस, इसका कॉमन नेम भी होता है खसखस। तो इसका यूज हम जो भी खाद्य पदार्थों यानी फूड मटेरियल में पेस्ट्री के लिए यूज़ करते हैं, इसका केक में यूज़ करते हैं, और दलिया और ग्लेज बनाने के लिए इसका यूज हम करते हैं। और साबुन, जो पॉपी सीड है इसके ऑयल सीड का यूज हम साबुन हो गया, पेंट हो गया, वार्निश, उन सबको बनाने के लिए हम इसका यूज करते हैं। जब और इसका यूज हम इम्यूनिटी पावर को बढ़ाने के लिए भी यूज़ करते हैं, और ये क्या करता है, ब्लड प्रेशर को भी कंट्रोल करता है। और पॉपी सीड में क्या होता है, अधिक मात्रा में फाइबर प्रेजेंट होता है। पॉपी सीड में अधिक मात्रा में फाइबर प्रेजेंट होता है, तो ये उससे डाइजेस्टिव सिस्टम को भी हेल्प करता है। और इसका यूज हम इसका यूज हम डायबिटीज़ के कंट्रोल के लिए भी यूज़ करते हैं। और जो पॉपी सीड होता है इसमें अधिकतम मात्रा में जिंक और कैल्शियम भी पाया जाता है, जो हड्डियों को मजबूत बनाता है, जो हड्डियों को मजबूत बनाता है। और तो ये तो थे इसके उपयोग। अब हमको बताना है कि पॉपी सीड किस में प्रेजेंट होता है। तो पॉपी सीड हमारा प्रेजेंट होता है मॉर्फिन में, पॉपी सीड प्रेजेंट होता है हमारा मॉर्फिन में और कॉडीन में। मेन प्रेजेंट होता है हमारे मॉर्फिन और कॉडीन में। तो कौन सा ऑप्शन सही है हमारा, ऑप्शन नंबर सी। ऑप्शन नंबर सी क्या है इसका राइट आंसर। आइए अब अगला क्वेश्चन देखते हैं, लास्ट क्वेश्चन है, दो क्वेश्चन और है इसमें।
यहाँ पे हमको बताना है विच ऑफ द फॉलोइंग इज कंपाउंड है अकॉर्डिंग टू आईपीएससी नोमेनक्लेचर ऑफ द सिस्टम। यहाँ पे हमको एक कंपाउंड दिया है, इसका आईपीएससी नोमेनक्लेचर बताना है। ठीक है, आईपीएससी नोमेनक्लेचर अगर आपको देखना है तो आप प्ले लिस्ट में जाकर वहाँ वीडियो देखिए, वहाँ मैंने पूरा बताया। तो आईपीएससी नोमेनक्लेचर में क्या करते हैं, सबसे पहले वर्ल्ड रूट देखते हैं। सबसे पहले हम वर्ल्ड रूट देखते हैं जो बताता है कि कंपाउंड में कितने कार्बन एटम है। उसके बाद देखते हैं हम 1 डिग्री सफिक्स जो हमें बताता है कि कार्बन और कार्बन के बीच किस टाइप का बॉन्ड है। अगर सिंगल बॉन्ड होता है तो उसको बोलते हैं हम एन, डबल बॉन्ड होता है तो उसको बोलते हैं हम इन, और ट्रिपल बॉन्ड होता है तो उसको बोलते हैं हम आयन। उसके बाद देखते हैं हम 2 डिग्री सफिक्स। 2 डिग्री सफिक्स का यूज हम फंक्शनल ग्रुप को बताने के लिए यूज़ करते हैं। और वर्ड रूट की हम लेफ्ट साइड में लिखते हैं 1 डिग्री प्रीफिक्स, जिसका यूज हम करते हैं साइक्लो कंपाउंड के लिए। अगर हमारा कंपाउंड साइक्लिक होगा तो वहाँ पे लिखते हैं हम साइक्लो। और उसके बाद लिखते हैं हम यहाँ पे लेफ्ट हैंड साइड में 2 डिग्री सफिक्स, 2 डिग्री प्रीफिक्स। प्रीफिक्स का यूज करते हैं हम साइड चेन को बताने के लिए, साइड चेन को बताने के लिए या सब्सिटेंट को बताने के लिए हम इसका यूज करते हैं। तो हमको इसी सीक्वेंस को फॉलो करना पड़ता है। सबसे पहले देखते हैं वर्ड रूट। तो वर्ड रूट क्या बताता है कि कार्बन में या कंपाउंड में टोटल नंबर ऑफ कार्बन आइटम कितने प्रेजेंट है। यहाँ पे देखो फंक्शनल ग्रुप है तो हमेशा फंक्शनल ग्रुप से नंबरिंग स्टार्ट करते हैं, हमेशा फंक्शनल ग्रुप से नंबरिंग स्टार्ट करते हैं। और अगर किसी कंपाउंड में 2 फंक्शनल ग्रुप एक साथ प्रेजेंट होते हैं तो उसमें से जो कंपाउंड हमारा ज़्यादा स्टेबल होता है यानी ज़्यादा स्ट्रांग होता है उसको सबसे प्रायोरिटी उसको हम प्रायोरिटी देते हैं एज ए फंक्शनल ग्रुप। और जो सेकंड फंक्शनल ग्रुप होता है उसको हम एज ए प्रायोरिटी देते हैं साइड चेन यानी सब्सिटेंट है। तो यहाँ पे जो कार्बोक्सिलिक एसिड है इसको हम प्राथमिकता देंगे यानी इसको प्रायोरिटी देंगे। तो यहाँ पे हो गया हमारा नंबर 1, ये हो गया हमारा नंबर 2, 3 एंड 4। इसमें टोटल कितने कार्बन हमारे 4। तो 4 के लिए लिखते हैं हम ब्यूट, 4 के लिए लिखते हैं हम ब्यूट। और यहाँ पे कार्बन और कार्बन के बीच सिंगल बॉन्ड है तो उसके लिए लिखेंगे हम ब्यूटेन, क्योंकि यहाँ पर कार्बन और कार्बन के बीच सिंगल बॉन्ड है। तो सिंगल बॉन्ड के लिए लिखते हैं हम एन, और डबल बॉन्ड के लिए लिखते हैं हम इन, और ट्रिपल बॉन्ड के लिए लिखते हैं हम आयन, ट्रिपल बॉन्ड के लिए लिखते हैं हम आयन। तो यहाँ पे देखो सिंगल बॉन्ड है तो उसके लिए हम आयन। और उसके बाद 2 डिग्री सफिक्स क्या डिनोट करता है हमारा फंक्शनल ग्रुप। यहाँ पे फंक्शनल ग्रुप कौन सा हमारा बेंजोइक एसिड। बेंजोइक एसिड के लिए जो हमारा फंक्शनल ग्रुप का सफिक्स होता है उसके लिए लिखते हैं हम ओइक एसिड। तो यहाँ पे लिखेंगे हम ब्यूटेन ओइक एसिड। यहाँ पे 1 लिख सकते हैं, ब्यूटेन 1 ओइक एसिड भी लिख सकते हो आप, ब्यूटेन ओइक एसिड। उसके बाद देखते हैं हम इसके राइट हैंड साइड में यानी प्रीफिक्स को। तो प्रीफिक्स में क्या देखते हैं हम, यहाँ पे कंपाउंड हमारा ओपन है यानी साइक्लो तो वर्ल्ड यूज आएगा नहीं। और यहाँ पे एक फंक्शनल ग्रुप हमारा, एक सब्सिटेंट हमारा CH3 जिसको बोलते हैं मिथाइल, और एक हमारा OH जिसको बोलते हैं हम हाइड्रोक्सी। तो यहाँ पे हम उसको उसका सबसे पहले नाम लिखेंगे जो अल्फ़ाबेट में सबसे पहले आता है। ये हमारा मिथाइल ग्रुप, ये हमारा हाइड्रोक्सी ग्रुप। तो मिथाइल ग्रुप बाद में आता है और हाइड्रोक्सी ग्रुप पहले आता है। तो उसके बाद लिखेंगे हम सेकंड पोजीशन में 2 हाइड्रोक्सी, 2 हाइड्रोक्सी। उसके बाद हमारा मिथाइल ग्रुप कौन से पोजीशन हमारे 3 मिथाइल, 2 हाइड्रोक्सी 3 मिथाइल, ये हो गया हमारा ब्यूटेनिक एसिड। तो कौन से ऑप्शन में है, ऑप्शन नंबर ए। ऑप्शन नंबर ए क्या है इसका राइट आंसर, 2 हाइड्रोक्सी 3 मिथाइल ब्यूटेनिक एसिड। अगर आईपीएससी नोमेनक्लेचर देखना चाहते हैं तो आप प्लेलिस्ट में वीडियो देख लें, ठीक है। उसके बाद हमारा लास्ट में विच ऑफ द फॉलोइंग विटामिन इज वाटर सोल्यूबल विटामिन। हमको बताना है कि यहाँ पे वाटर सोल्यूबल विटामिन कौन सा है। जो विटामिन है वो उनका हम क्लासिफिकेशन 2 टाइप से करते हैं। फर्स्ट होता है हमारा वाटर सोल्यूबल और दूसरा होता है हमारा फैट सोल्यूबल। वाटर सोल्यूबल जो होता है हमारे 2 टाइप के होते हैं जो वाटर में सोल्यूबल होते हैं, जैसे विटामिन बी एंड विटामिन सी। और जो फैट सोल्यूबल होते हैं वो फैट में सोल्यूबल होते हैं, वो 4 टाइप के होते हैं हमारे, जैसे विटामिन ए, विटामिन डी, विटामिन ई एंड विटामिन के। यहाँ पे हमको बताना है, यहाँ पे हमको बताना है कि वाटर सोल्यूबल विटामिन क्या है। विटामिन ए जो है वो फैट सोल्यूबल है, के भी फैट सोल्यूबल है, और विटामिन ई भी फैट सोल्यूबल है। और जो विटामिन सी है वो क्या हमारा वाटर सोल्यूबल। वाटर सोल्यूबल ओनली 2 ही होते हैं, एक तो हमारा विटामिन बी, इसके भी अदर पार्ट होते हैं, और एक है हमारा विटामिन सी। तो ऑप्शन नंबर कौन सा हमारा, ऑप्शन नंबर सी। तो स्टूडेंट आज के लेक्चर में हमने 1 से 10 क्वेश्चन डिस्कस किया, और आप सभी लोगों को आज के क्वेश्चन सीरीज में बहुत कुछ सीखने को मिला होगा। अगर आप इस चैनल में नहीं हो तो इस चैनल को क्या करें, अपने दोस्तों के साथ ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। और जो भी स्टूडेंट ऑनलाइन क्लास लेना चाहता है वो नीचे दिए गए ईमेल में संपर्क कर सकते हैं। इसमें ईमेल में इसके लास्ट में मैं डिस्क्रिप्शन में ईमेल पिन कर दूंगा, आप उसमें संपर्क कर सकते हैं।
तो स्टूडेंट आज के लेक्चर को यहीं पे एंड करते हैं, और इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा अपने दोस्तों के साथ शेयर करें, और चैनल पे नहीं हो तो चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें। थैंक यू।